हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कहानी को एंड तक सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाम था स्वर्णगढ़। जैसा नाम वैसा ही वह राज्य था, सोने की तरह चमकता हुआ, न केवल अपने विशाल खजाने के कारण बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी। स्वर्णगढ़ के महाराजा जगत सिंह एक न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और संपन्न थी। कहा जाता था कि उनके राज्य में हर शाम संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं, जो राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक थी। राजा जगत सिंह और महारानी पद्मावती की दो संतानें थीं। बड़ी बेटी राजकुमारी चित्रांगदा, जो अपने नाम के ही समान चित्रकला और हर कला में निपुण थी, और छोटा बेटा राजकुमार अजय सिंह, जो वीर और साहसी था। राजकुमारी चित्रांगदा अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और दयालु थी। वह राज्य के मामलों में गहरी रुचि रखती थी और अक्सर अपने पिता को महत्वपूर्ण सलाह देती थी। उसकी प्रजा भी उससे बहुत स्नेह करती थी और उसे भविष्य की महारानी के रूप में देखती थी। लेकिन एक ही चीज थी जो उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती थी, उसका मौन। बचपन में एक गंभीर बीमारी के बाद राजकुमारी ने अपनी आवाज खो दी थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और उसके हाव भाव किसी भी कुशल वक्ता से ज्यादा प्रभावशाली थे। उसकी इस खामोशी ने उसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना दिया था, लेकिन साथ ही इसने उसे बेहद संवेदनशील और अंतर्मुखी भी बना दिया था। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक अनोखे माध्यम का उपयोग करती थी, कठपुतलियां। उसने अपने लिए एक छोटी सी कार्यशाला बनवा रखी थी, जहां वह लकड़ी और कपड़े से अद्भुत कठपुतलियां बनाती थी। हर कठपुतली एक कहानी कहती थी, एक भावना को दर्शाती थी। जब वह खुश होती तो उसकी कठपुतलियां नाचती गाती थी। जब वह दुखी होती तो वे खामोश और उदास हो जाती। उसका यह कठपुतली का खेल सिर्फ एक मनोरंजन नहीं था, यह उसकी आत्मा की आवाज थी, उसका मौन विद्रोह था। मेरा सुपर पावर देखा, सब साफ कर डाला। अब मुझे गूगल सर्च पे देखो, वहां आसपास के सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। कम सी में लाइव इन एक्शन। शॉपिंग का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है गूगल सर्च। एक दिन चैत्र महीने की एक सुहानी सुबह स्वर्णगढ़ में वार्षिक कला महोत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से कलाकार, व्यापारी और राजकुमार अपनी कला का प्रदर्शन करने और रिश्ते जोड़ने आए थे। इसी महोत्सव में पड़ोसी राज्य अभयपुर का राजकुमार विक्रांत भी आया था। विक्रांत अपनी वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार और क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी नजर स्वर्णगढ़ की दौलत और राजकुमारी चित्रांगदा की सुंदरता पर थी। महोत्सव के दौरान राजकुमारी चित्रांगदा ने अपने कठपुतली के खेल का प्रदर्शन किया। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी कठपुतलियों के माध्यम से एक वीर योद्धा और एक दुष्ट राक्षस की कहानी सुनाई। उसका प्रदर्शन इतना सजीव और भावपूर्ण था कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार विक्रांत भी उस प्रदर्शन को देख रहा था। उसने राजकुमारी की सुंदरता देखी, पर उसकी कला या उसकी खामोशी के पीछे का दर्द उसे समझ नहीं आया। उसके लिए राजकुमारी सिर्फ एक खूबसूरत वस्तु थी, जिसे वह हासिल करना चाहता था। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वह चित्रांगदा से विवाह करेगा। महल वापस लौटकर विक्रांत ने तुरंत राजा जगत सिंह के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा जगत सिंह विक्रांत के स्वभाव से परिचित थे और वे अपनी बेटी का हाथ ऐसे अहंकारी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते थे। लेकिन विक्रांत ने उन्हें धमकी दी, अगर आपने यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया तो अभयपुर और स्वर्णगढ़ के बीच युद्ध निश्चित है, और आप जानते हैं कि मेरी सेना आपकी सेना से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। राजा जगत सिंह एक बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनकी बेटी की खुशी थी और दूसरी तरफ उनके राज्य की सुरक्षा। यह खबर जब राजकुमारी चित्रांगदा तक पहुंची तो उसने अपने पिता को एक संदेश भिजवाया। उसने अपनी कठपुतलियों के माध्यम से कहा कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगले दिन भरे दरबार में राजकुमारी चित्रांगदा अपनी कठपुतलियों के साथ उपस्थित हुई। उसने कठपुतलियों के माध्यम से अपनी शर्त रखी, मैं राजकुमार विक्रांत से विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें पहले मुझे एक खेल में हराना होगा। वह खेल होगा कठपुतलियों का। उन्हें 3 कहानियां प्रस्तुत करनी होंगी। पहली कहानी वीरता की, दूसरी कहानी प्रेम की
और तीसरी कहानी त्याग की। यदि राजकुमार की कहानियां मेरी कहानियों से श्रेष्ठ हुई तो मैं यह विवाह स्वीकार कर लूंगी, लेकिन यदि वे हार गए तो उन्हें वचन देना होगा कि वे स्वर्णगढ़ पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक मूक राजकुमारी एक शक्तिशाली और अहंकारी राजकुमार को कला के युद्ध की चुनौती दे रही थी। विक्रांत यह सुनकर जोर जोर से हंसा। कठपुतलियों का खेल, यह बच्चों का खेल मैं क्यों खेलूं? राजकुमारी ने अपनी एक कठपुतली जो एक स्वाभिमानी रानी की थी को आगे किया। उस कठपुतली ने इशारा किया, यदि आप एक मूक लड़की की छोटी सी चुनौती से डरते हैं तो आप स्वर्णगढ़ पर राज करने का सपना कैसे देख सकते हैं? यह राजकुमारी का सीधा सीधा विक्रांत के अहंकार पर प्रहार था। वह तिलमिला उठा। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह बचकानी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली कला और शक्ति क्या होती है। प्रतियोगिता के लिए 3 दिन बाद का समय तय हुआ। राजकुमारी चित्रांगदा को अपनी कला पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि विक्रांत अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे एक ऐसे सहायक की जरूरत थी जो न सिर्फ कला में निपुण हो बल्कि जिसकी आत्मा भी सच्ची हो। उसने अपने सबसे विश्वसनीय जासूसों को राज्य के कोने कोने में भेजा ताकि वे किसी ऐसे कठपुतली कलाकार को ढूंढ कर लाएं जो गुमनाम हो पर जिसकी कला में सच्चाई हो। 2 दिनों की खोज के बाद जासूस उसे शहर की एक छोटी सी धूल भरी गली में ले गए जहां कठपुतली बनाने वाले कारीगर रहा करते थे। यहाँ की हवा में लकड़ी की महक और रंगों की गंध घुली हुई थी। एक छोटी सी अंधेरी कार्यशाला में एक युवक काम कर रहा था। उसका नाम था कबीर। कबीर एक साधारण कारीगर का बेटा था। उसके हाथ लकड़ी को ऐसे तराशते थे जैसे वह मोम हो। उसकी बनाई कठपुतलियां सिर्फ लकड़ी और कपड़े के टुकड़े नहीं थी, वे जिंदा लगती थी। उनकी आंखों में भावनाएं होती थी। लेकिन गरीबी और अवसरों की कमी के कारण उसकी कला को कभी पहचान नहीं मिली थी। वह अपनी बनाई कठपुतलियों को बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। राजकुमारी ने पर्दे के पीछे छिपकर कबीर का काम देखा। वह उसकी कला से बहुत प्रभावित हुई। उसे कबीर की आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और अपनी कला के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाई दिया। उसने फैसला कर लिया कि यही वह व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। सचिन सर, ग्रेट फैन सर। थैंक यू। इतना बड़ा फैन कि दोनों बच्चों का नाम भी आप जैसा। ये सचिन सीनियर और ये सचिन जूनियर। पापा ने बाल भी कर्ली करवाए। आपके जैसे सर, और हम भी ऑर्गेनिक आप जैसे। ये दोनों तो डिट्टो मेरे जैसे हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसा नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। आपका है? फिर तो सर। उस रात राजकुमारी ने भेष बदला और एक साधारण स्त्री के रूप में कबीर की कार्यशाला में पहुंची। मैंने सुना है कि तुम स्वर्णगढ़ के सबसे अच्छे कठपुतली कलाकार हो, उसने कहा। कबीर ने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं सिर्फ एक कारीगर हूं देवी, सबसे अच्छा तो ईश्वर है जो हम सबको अपनी कठपुतलियों की तरह नचाता है। उसके जवाब में जो सादगी और गहराई थी उसने राजकुमारी को और भी प्रभावित किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी चित्रांगदा की प्रतियोगिता के लिए तुम्हें 3 कठपुतलियां बनानी होंगी, एक वीर योद्धा की, एक सच्ची प्रेमिका की और एक त्यागी राजा की। क्या तुम बना सकते हो? कबीर ने उसे गौर से देखा। यह काम सिर्फ बनाने का नहीं है देवी, इन कठपुतलियों में आत्मा डालनी होगी। इसके लिए मुझे जानना होगा कि राजकुमारी की कहानी क्या है, उनका हृदय क्या चाहता है। राजकुमारी समझ गई कि कबीर सिर्फ एक कारीगर नहीं, एक कलाकार है। उसने हिम्मत करके इशारों और लिखकर उसे अपनी पूरी कहानी, अपनी खामोशी का दर्द और इस प्रतियोगिता के पीछे का असली मकसद बता दिया। कबीर उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर ऐसी कठपुतलियां बनाएंगे जिनकी कहानी पत्थरों को भी रुला देगी। अगले 3 दिन और 3 रात राजकुमारी और कबीर ने मिलकर काम किया।
राजकुमारी अपनी कल्पना बताती और कबीर उसे लकड़ी में ढालता। यह सिर्फ कठपुतलियां बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, यह दो आत्माओं का मिलन था। राजकुमारी ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी, इशारों में, जो उसकी खामोशी को नहीं बल्कि उसके दिल को समझ रहा था। और कबीर ने पहली बार अपनी कला को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित किया था जो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ राजकुमार विक्रांत अपने सोने चांदी से सजी बड़ी बड़ी और भड़कीली कठपुतलियों के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ राजकुमारी चित्रांगदा अपनी साधारण पर जीवंत कठपुतलियों के साथ शांत खड़ी थी। पहली कहानी वीरता की थी। विक्रांत ने अपनी कठपुतलियों से एक ऐसी कहानी दिखाई जिसमें एक राजोर, हिंसा और अहंकार था। फिर राजकुमारी की बारी आई। उसने अपनी कठपुतली जो कबीर ने बनाई थी से एक ऐसे सैनिक की कहानी दिखाई जो युद्ध में अपने राजा की जान बचाने के लिए अपनी ढाल बन जाता है और चुपचाप अपने प्राण त्याग देता है। उसकी कहानी में शोर नहीं, शांति थी, हिंसा नहीं, बलिदान था। जब दोनों प्रदर्शन समाप्त हुए तो दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोगों ने राजकुमारी की कहानी के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दूसरी कहानी प्रेम की थी। विक्रांत ने एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी दिखाई जो एक दूसरे को महंगे तोहफे देते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हैं। उसकी कहानी में प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा और दौलत का प्रदर्शन था। फिर राजकुमारी ने अपनी दूसरी कठपुतली से एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जो अपने अंधे पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देती है। उसकी कहानी में तोहफे नहीं, सेवा थी, महल नहीं, समर्पण था। इस बार भी राजकुमारी की कहानी को ज्यादा सराहा गया। विक्रांत अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। तीसरी और अंतिम कहानी त्याग की थी। विक्रांत ने एक राजा की कहानी दिखाई जो अपनी प्रजा पर भारी कर लगाकर एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है और उसे अपना त्याग कहता है। फिर राजकुमारी ने अपनी अंतिम कठपुतली एक त्यागी राजा को मंच पर उतारा। उसने एक ऐसे राजा की कहानी दिखाई जिसके राज्य में अकाल पड़ जाता है। राजा अपनी प्रजा को भूखा देखकर अपना राज सिंहासन और मुकुट बेच देता है और उस धन से अनाज खरीदकर अपनी प्रजा में बांट देता है और स्वयं एक साधारण किसान की तरह उनके साथ रहने लगता है। यह कहानी इतनी भावुक थी कि राजा जगत सिंह और महारानी की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। परिणाम स्पष्ट था। राजकुमारी चित्रांगदा तीनों कहानियों में विजयी हुई थी। राजा जगत सिंह ने खड़े होकर घोषणा की, आज यह सिद्ध हो गया है कि सच्ची कला शोर या दिखावे में नहीं बल्कि भावना और सच्चाई में होती है। राजकुमारी चित्रांगदा इस प्रतियोगिता की विजेता है। राजकुमार विक्रांत अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाया, यह धोखा है। मैं इस फैसले को नहीं मानता। मैं अभी इसी वक्त इस राज्य पर कब्जा करूंगा। उसने राजा पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी भीड़ में से एक साया बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक लकड़ी के डंडे से विक्रांत की कलाई पर ऐसा वार किया कि उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वह कबीर था। विक्रांत के सैनिक आगे बढ़े, लेकिन स्वर्णगढ़ के सैनिक भी तैयार थे। दरबार में लड़ाई छिड़ने ही वाली थी कि राजकुमारी चित्रांगदा ने अपनी कठपुतलियों से एक अंतिम प्रदर्शन किया। उसने एक कठपुतली जो शांति का दूत थी को आगे किया। तोड़-फोड़ खबर, यही वो जगह है जहां पर परिवार हुए गायब। सब जगह देख लिया, इतने ऑप्शंस कहीं नहीं मिले। अरे ऐसी रील्स आजकल कहाँ ही मिलेंगी। मेरी मानो तुम भी यहीं रुक जाओ। मिलेगा क्या? मत पूछ। मिस्टर DIY है सब कुछ। उस कठपुतली ने इशारा किया, रक्त बहाने से किसी की जीत नहीं होती। सच्ची जीत दिलों को जीतने में है। उसकी इस मूक अपील का गहरा असर हुआ। विक्रांत के अपने ही सैनिकों ने हथियार डालने शुरू कर दिए। वे एक ऐसी राजकुमारी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे जिसने उन्हें कला और शांति का इतना सुंदर संदेश दिया था। विक्रांत अकेला पड़ गया। उसे बंदी बना लिया गया। उसने भरे दरबार में अपनी हार स्वीकार की और अपने वचन के अनुसार स्वर्णगढ़ पर कभी आक्रमण न करने की कसम खाई। उस दिन स्वर्णगढ़ में दोहरी जीत का जश्न मनाया गया। एक अहंकार पर कला की जीत और दूसरी हिंसा पर शांति की जीत। उस शाम जब जश्न समाप्त हो गया तो राजकुमारी ने कबीर को अपने निजी कक्ष में बुलवाया।
उसने अपनी कठपुतलियों के माध्यम से उसे धन्यवाद दिया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, धन्यवाद के हकदार आप और आपकी कला है। मैंने तो सिर्फ लकड़ी को आकार दिया है, आत्मा तो आपने ही फूंकी है। राजकुमारी ने अपनी एक कठपुतली जो उसी की तरह दिखती थी को आगे किया और उसे कबीर